कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। किसी भी बच्चे की पढ़ाई ठंड की वजह से रुकी नहीं होगी। गुड इवनिंग अरिमा शुक्ला। चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर। वैसे आप सभी को पता होगा डीएनए आरएनए में अंतर, फिर भी हम करेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक है ना? संजना कुमारी केबीसी विनर, चलो सुपर। यूपी 25, चलो अच्छी बात है भाई। हाँ जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे शेयर कर दें भाई। तुम लोगों पे घर पे बैठे बैठे भी बिस्तर में क्लास अटेंड नहीं हो रही है, हैं? आराम से रजाई में बैठो, फोन लो, क्लास अटेंड करो। चलो क्वेश्चन है हमारा डीएनए आरएनए में अंतर। तो देखो डीएनए आरएनए में हम अंतर देखेंगे। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है? आरएनए और इधर लिख देंगे हम डीएनए। ठीक है, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, फिर भी आप लोग ध्यान देंगे। चलो देखो, आप सभी को पता होगा कि आरएनए में, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। ठीक है ना? आरएनए में क्या होता है? राइबोज शर्करा होता है, राइबोज शर्करा। ठीक है, और डीएनए में है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीएनए में है क्या? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, इसमें राइबोज शर्करा और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा। हाँ अब देखिए आरएनए में देखेंगे सेकंड पॉइंट कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है, या कहेंगे जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, वो क्या होता है? वो होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। यूरेसिल को हम हिंदी में भी यूरेसिल ही लिख लेंगे, जो बच्चे हिंदी वाले हैं। ठीक है ना? यूरेसिल को हम हिंदी में भी क्या लिख लेंगे? यूरेसिल लिख लेंगे। तो इसमें यूरेसिल होता है क्या? नाइट्रोजनस बेस, या कहेंगे नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है? इसमें यूरेसिल होता है। ठीक है ना? इसमें यूरेसिल होता है। और जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, इसमें क्या होता है? देखो एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस रहता है, पहले देख लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगी। इसमें होता है क्या? थाइमीन। क्या होता है? इसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? इसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है। देखो वैसे आप सभी को पता होगा कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं या जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, वो डीएनए में कौन कौन से होते हैं? चलो देखो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं इतना डिफरेंस। आरएनए में राइबोज शर्करा और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा। आरएनए में यूरेसिल होता है नाइट्रोजनी क्षार, और डीएनए में क्या होता है? थाइमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ देखो ऑल हिंदी बोर्ड लगभग सभी का सिलेबस सेम ही रहता है, एक दो चैप्टर का डिफरेंस रहता है बस। तो ये पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, क्या नाम है? अमन यदुवंशी। ठीक है ना? एक दो चैप्टर का डिफरेंस रहता है बस, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है इसमें। ठीक है ना? अब देखिए मैंने कहा है अभी कि आरएनए में होता है यूरेसिल, और डीएनए में क्या बताया है? डीएनए में मैंने बताया है इसमें होता है यूरेसिल की जगह पे थाइमीन। ठीक है,
यूरेसिल की जगह पे थायमिन। अब देखो एक चीज का डिफरेंस रहता है बस, किसका? आरएनए में होता है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, सिर्फ थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है, सिर्फ थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ये सब क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन्होंने ये चैप्टर जब हमने पढ़ाया था नहीं अटेंड किए है क्लास, तो वो हमारी लास्ट वीडियो जाके देख ले, ठीक है ना। तो आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। लिख दे रही हूं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। अब इधर देख लीजिए डीएनए में, डीएनए में क्या होता है? एडेनिन सेम, साइटोसिन सेम, ग्वानिन भी सेम, बस वहां पे यूरेसिल है, यहाँ पे क्या होगा? थायमिन। ठीक है, वहां पे यूरेसिल है, यहाँ पे क्या होगा? थायमिन होगा, ठीक है ना। बस नाइट्रोजनी क्षार में एक का डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। यहाँ पे यूरेसिल होगा, वहां पे यूरेसिल की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे यूरेसिल की जगह पे होगा क्या? थायमिन, ठीक है। एक ये छोटा सा डिफरेंस हो गया। नाइट्रोजनी क्षार या कहेंगे नाइट्रोजिनस बेस, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हमने पढ़ा भी दिया है, ठीक है। हाँ, प्रांजलि पांडे करेक्ट है आंसर। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में उसकी जगह पे क्या होता है? थायमिन होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखेंगे कि जो इसमें आरएनए में जो OH होता है, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वो होता है सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा डिटेल हो गया और आप लोगों को ध्यान भी रखना है, ठीक है। जो आरएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH, वो शुगर के सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक। इसको अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, ठीक है ना। अभी हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से भी समझना है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो शुगर में या शर्करा में कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो जो डीएनए में है, डीएनए में सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल समूह नहीं प्रेजेंट होता, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हाइड्रोजन समूह होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन समूह होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ाया था तो हमने राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा दोनों का स्ट्रक्चर बताया था। देखो अब मैं एक बार आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूं, उससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम से क्लियर हो जाएगा उससे। देखो देखो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे पास है राइबोज शर्करा। क्या है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, राइबोज, हाँ अमित, हाँ डीएनए में हाइड्रोक्सिल समूह की जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाता है, H, ठीक है। ध्यान से देखें सभी बच्चे, देखो इसमें क्या होता है, देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे है हाइड्रोक्सिल समूह, देखिए OH ये वाला सेकंड पोजीशन, देखिए ये रहा, ये देखें, ये देखिए सेकंड पोजीशन पे है, इसको हम कह देते हैं राइबोज शर्करा। ये क्या है?
राइबोज, ठीक है, ये हो गया राइबोज। जो हम ये बोल देते हैं ना कि डीएनए में राइबोज शर्करा पाया सॉरी आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। तो डिफरेंस ये होता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में। अंकित गुप्ता, कोई बात नहीं भाई, क्लास आप यहीं अटेंड कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो डिफरेंस इतना होता है, हम हमेशा बोल देते हैं आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज क्यों कहते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट है इसको हमने कह दिया है क्या, राइबोज शर्करा। इसको हमने क्या कह दिया है, ये क्या है, राइबोज शर्करा है, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे डीएनए में। डीएनए में देखो, इसी का बना रहे हैं सॉरी डायग्राम। तो देखो डीएनए में देखेंगे हम, ठीक है, डीएनए में देखें, थोड़ा पास हो गया डायग्राम, देखें, ये हो गया क्या, फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये वाला फिफ्थ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन H H OH, और यहाँ पे मैं दूसरे कलर से कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर रहे, एकदम से क्लियर रहे। देखिए जो अब यहाँ पे देखो डीऑक्सी राइबोज शर्करा में देखेंगे तो जो सेकंड पोजीशन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो जो सेकंड पोजीशन है ना, ये सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ H। तो इसीलिए हमने कहा है कि आरएनए में हाइड्रोक्सिल सेकंड पोजीशन पे, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, राइबोज शर्करा। इसको क्या बोल देते हैं, राइबोज शर्करा। और डीएनए में यहां से एक जो O है वो निकल जाता है, इसको हम कह देते हैं क्या, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसको क्या कह देंगे, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है। अगर एक नंबर में या 2 नंबर में ये पूछ ले आप लोगों से कि राइबोज शर्करा, और चलो ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है कि आरएनए एक कुंडलित और डीएनए द्विकुंडलित होता है, ठीक है। देखो कुछ नोट करके लिख लेंगे। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी सबसे पहले, फ्रेडरिक मिसर ने, ईयर 1869 में की थी, हाँ ठीक है ना। तो लिखेंगे डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने कब की थी, 1869 में, 1869 में की थी, ठीक है, 1869 में की थी। देखो तो फ्रेडरिक मिसर ने जो डीएनए की खोज की थी वो कहां पे की थी, कोशिका के केंद्रक में की थी, हाँ शिव गोपाल यादव, ठीक है, हाँ। तो फ्रेडरिक मिसर ने जो डीएनए की खोज की थी ना वो कहां पे की थी, कोशिका के केंद्रक में की थी, ठीक है। कहां पे की थी, कोशिका के केंद्रक में की थी, और उसको नाम क्या दिया था, देखो उन्होंने खोज कर दी, उनको नाम नहीं पता था कि ये डीएनए है, ठीक है। कोशिका के केंद्रक में की थी, कोशिका के केंद्रक में की थी, तो देखो उन्होंने
डीएनए की खोज कर दी, कहाँ पे की थी? कोशिका के केंद्रक में। पर उन्होंने उसको नाम दिया था उस टाइम पर क्या? न्यूक्लिन। उस टाइम पे उन्होंने डीएनए को क्या, उनको नहीं पता था कि ये डीएनए है, उन्होंने नाम दिया था, उन्होंने नाम दिया था उसको न्यूक्लिन। नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। ठीक है, क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, हाँ भाई, सेशन को शेयर कर दो और लाइक भी कर दें सभी बच्चे। ठीक है, लाइक शेयर के लिए कहना ना पड़े। देखो, हाँ, न्यूक्लिन नाम दिया था। फिर दो साइंटिस्ट और आए, विक्लिन और फ्रैंकलिन। दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसकी संरचना को, किसकी संरचना? डीएनए की संरचना को, हाँ, डीएनए की संरचना की खोज की थी, ये कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियस नहीं भाई, हाँ, सेल के न्यूक्लियस में नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। फिर साइंटिस्ट आए थे, क्या? दो साइंटिस्ट आए थे, विक्लिंग्स और फ्रैंकलिन। ठीक है, विक्लिंग और फ्रैंकलिन्स। तो इन्होंने, हाँ, विक्लिन और फ्रैंकलिन, तो इन्होंने एक्सरे, किसमें? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, क्या कहेंगे? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए की संरचना दी थी। ठीक है, किसकी सहायता से? जो साइंटिस्ट आए थे विक्लिंग और फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए की संरचना बताई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसकी सहायता से। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि डीएनए की जो संरचना थी विक्लिंग और फ्रैंकलिन ने कहां पे देखी थी? तो आप यहां पे लिख सकते हैं एक्सरे की सहायता से, एक्सरे की सहायता से, क्या कहेंगे? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से, संरचना दी या संरचना देखी डीएनए की, संरचना देखी किसकी? डीएनए की। ठीक है, विक्लिंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से संरचना देखी। किसकी संरचना देखी थी? डीएनए की संरचना देखी थी। क्वीन, ठीक है, एकदम करेक्ट है। हाँ, अब हम सभी ने पढ़ा है कि जो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया है? सबको पता ही होगा, आंसर करें सभी बच्चे। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, हाँ, आंसर करें भाई। देखो, इसी में विक्लिंग और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में संरचना को देखा था। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में डीएनए की संरचना को देखा था कि हाँ, डीएनए की जो संरचना है वो इस टाइप की है, डबल हेलिकल है। ठीक है, कैसी है? डबल हेलिकल है। पर बाद में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने?
वॉटसन तथा क्रिक ने प्रांजलि पांडे, शिव गोपाल यादव, अनुराग यादव। सही है, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल या कहेंगे दोहरी कुंडलित संरचना किसने दिया था? वॉटसन तथा क्रिक ने। वॉटसन व क्रिक ने, वॉटसन व क्रिक ने दिया था, ठीक है। वॉटसन व क्रिक ने दिया था। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसमें? विकलिंग और फ्रैंकलिन और वॉटसन और क्रिक, इन दोनों, ये जो चारों नाम हैं, इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। उन्होंने संरचना देखी थी, ठीक है। इन्होंने संरचना सिर्फ और सिर्फ देखी थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में। देखने के बाद में वॉटसन और क्रिक जो थे उन्होंने प्रस्तुत की थी वो संरचना डीएनए की, ठीक है। क्लियर यहां तक? इसमें एक पॉइंट और देखेंगे, इसमें कौन सी इंग्लिश लिख रही है भाई? डीएनए कहाँ है? डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, आपको भी पता है कि द्विकुंडलित संरचना, ठीक है। देखो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लें आप सभी कि जो डीएनए होता है वो ऋणात्मक होता है, वह अम्लीय होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे नोट करेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए ऋणात्मक होता है। कैसा होता है डीएनए? देखो जब हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ते हैं ना, तब वहां पे ये आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए है वो ऋणात्मक होता है या कैसा होता है, ठीक है। डीएनए ऋणात्मक व अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का या नेचर का होता है, ठीक है। प्रकृति का होता है। जब हम डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे तब ये वहां पे बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डीएनए कैसा होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां तक बताएं क्लियर है सबको? क्लियर होगा ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिकोडोन या कोडोन किसे कहते हैं? त्रिकोडोन त्रिकोडोन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? त्रिकोडोन किसे कहते हैं? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो जो बच्चे ये पहली बार पढ़ेंगे ना त्रिकोडोन या कहेंगे ट्रिपलेट कोडोन, जो पहली बार पढ़ेंगे उन्हें थोड़ा सा मुश्किल है समझ में आना, और जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड की होगी उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एमआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था ऐसे करके, ये क्या है? एमआरएनए, एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए का स्ट्रक्चर, तो देखो इस पे जो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे, इस पे जो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, इस पे एमआरएनए पे, एमआरएनए पे जो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है। एक सीक्वेंस में जो नाइट्रोजिनस बेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पर, उसमें होता क्या है कि जो ये नाइट्रोजिनस बेस है, जो ये नाइट्रोजिनस बेस है, ये 3-3 का पेयर बना के, ध्यान देंगे सभी बच्चे, बहुत इजी है, थ्योरी नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये डायग्राम समझ लीजिए। त्रिकोडोन या ट्रिपलेट कोडोन क्या होता है वो एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। A sequence of 3 nucleotides is called triplet codon. दिलसाद करेक्ट आंसर है एकदम, ठीक है। तो देखो ये जो एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इसमें होता क्या है कि ये जो सीक्वेंस है ये कोड करेगा कैसे? 3-3 के पेयर में, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 3-3 के पेयर में कोड करेगा।
तो ये 3 के पेयर में कोड करेगा, तब ये क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, ये मैं बता दे रही हूं, जिन्होंने क्लास की है उनको बताने की जरूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी ये क्या है हमारे नाइट्रोजिनस बेस, या कहेंगे नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस या कहेंगे नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, ये जो ऊपर प्रेजेंट है AUG UAG, ये क्या है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन, उसका सीक्वेंस है। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस है, हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। तो जो नाइट्रोजिनस बेस है ये 3 के पेयर में कोड करेगा, ये जब 3 के पेयर में कोड करेगा तो ये क्या बनाएगा, अमीनो एसिड, क्या बना देगा, अमीनो एसिड। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं AA अमीनो एसिड। ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, अमीनो एसिड कैसे बनता है, नाइट्रोजिनस बेस 3 के पेयर में कोड होंगे तब अमीनो एसिड बनता है। इंग्लिश का कंपटीशन चल रहा है क्या, कमेंट में, मुझे इंग्लिश आती है मुझे नहीं आती। ध्यान से देखिए सभी बच्चे बोर्ड की तरफ। ठीक है, ये 3 का कोड करके अमीनो एसिड बनाएंगे। अब ये जो अमीनो एसिड है ये आपस में मिलके बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का नाम सुना है कि नहीं, सुना होगा सभी ने। ध्यान से देखें, ये जो नाइट्रोजिनस बेस 3 का पेयर बना के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिक कोडोन या ट्रिपलेट कोडोन, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से अलग अलग पूछ लिए जाएंगे, ध्यान से देखें इसलिए सभी बच्चे। देखो जो अमीनो एसिड बने ना, ये अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, ये अमीनो एसिड मिलके बनाएंगे क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बनाएगा क्या, प्रोटीन। क्या बना देगा, ये प्रोटीन बना देगा। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन। ठीक है, ये बाकी आपको यहां तक याद रखना है, अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस 3 का पेयर बना के क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि जो अमीनो एसिड है ये आपस में मिलके बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन। ठीक है, ये हमारा ट्रिक कोडोन या कहेंगे ट्रिपलेट कोडोन कंप्लीट होता है। इसको हम एक लाइन ये लिख सकते हैं, यहां तक बताइए पहले, क्लियर है। इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं फटाफट से। देखो, तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, सीक्वेंस को क्रम लिख सकते हो आप कि 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम, 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम या कहेंगे क्या, सीक्वेंस। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम या क्या कहेंगे, सीक्वेंस मिलकर, सीक्वेंस मिलकर एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड के लिए, एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, कोड करता है। इसी को हम ट्रिक कोडोन, इसी को हम ट्रिक कोडोन कहते हैं, ट्रिक कोडोन कहते। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन ट्रिक कोडोन का। डायग्राम हमने पहले बता दिया है, ठीक है ना। हाँ, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, ट्रिक कोडोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर, डीएनए में अंतर। देखो आप सभी को पता होगा कि जो हम लोग हैं हम किस में आते हैं, बताएं जरा, देखें किस किस बच्चे को पता है कि जो ह्यूमंस हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं या यूकैरियोटिक में आते हैं। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट आंसर करेंगे। जल्दी बताएं भाई। हम लोग जो हमें अंतर, प्रोकैरियोटिक डीएनए, इधर लिख लेंगे हम यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। अब डिफरेंस देखेंगे इसमें। देखो आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंजाई, ये सब। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन, पहले देखिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। और जो यूकैरियोटिक है इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है वो अभी बताएंगे, पहले देख लो। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है। देखो हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए को संकुचित करके रखना, यानी कि एक जगह पर इकट्ठा करके रखना। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है, डीएनए को एक जगह पर, क्या कहेंगे, डीएनए को संकुचित करके रखना, डीएनए को संकुचित करके, या कहेंगे इकट्ठा करके, संकुचित करके रखना। ये होता है हिस्टोन प्रोटीन का काम, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है कि डीएनए जो है वो ऐसे फैला हुआ है तो उसे क्रोमोसोम के रूप में एक जगह इकट्ठा कर देना किसका काम होता है, हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है। हाँ, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है। देखो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसमें जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, न्यूक्लियोइड के रूप में, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, ये लिख देंगे। और इसमें क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक में क्या, क्रोमोसोमल, या कहेंगे गुणसूत्रीय, क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए को लिख सकते हैं आप लोग गुणसूत्रीय डीएनए। अब इसका एक डायग्राम बनाएंगे, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है, क्या, डीएनए, और उसमें क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में पाया जाता है। किसमें, क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में। हाँ अतुल गौतम, डीएनए पैकेजिंग में काम आता है। हाँ, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना वो डीएनए पैकेजिंग, यानी कि डीएनए को पैक करने में काम आता है, ठीक है, डीएनए को पैक करने में काम आता है। इतना क्लियर है। फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे, आप लोग डायग्राम से समझिएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम से क्लियर हो जाएगा। यहां तक बताइए क्लियर है पहले।
देखो इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इधर लिख देते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और कैसा होता है, क्षारीय होता है। नेचर का कैसा होता है, क्षारीय होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, कैसा होता है, नेचर का क्षारीय होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए पैकेजिंग में एक तो ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है और अम्लीय होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिव होता है और क्षारीय होता है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तभी तो पैकेजिंग होगी। यहां तक बताएं, क्लियर है? फिर हम आपको एक डायग्राम बना के क्लियर करेंगे और भी, ठीक है। विराट पासवान, क्लियर है मैम? और बाकी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, शिखा सिंह, भूमि भटनागर, जल्दी बताइए भाई। शिखा सिंह क्लियर है? ललित अंबेडकर, अरविंद सरोज, शंकर, कपिल, रेखा, अलकामा, संजना, अमित भारद्वाज, यश सिंह, लाल मोहन, चलो क्लियर है सबको? चलो अब मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, उससे क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि जो मैं डायग्राम बना रही हूं वो किसका है, ठीक है। आपको ये बताना है जो मैंने डायग्राम बनाया है वो किसका डायग्राम बना रही हूं मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को पता होगा, ऐसा कोई भी बच्चा होगा नहीं जिसको पता नहीं होना चाहिए। ये बना रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक में। किस में बना रहे हैं? प्रोकैरियोटिक में बना रहे हैं ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये किस में बना रहे हैं? प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। ये हम प्रोकैरियोटिक में बना रहे हैं, उधर बनाएंगे यूकैरियोटिक में, ठीक है। हाँ, ऑल क्लियर है? चलो, प्रांजलि पांडे ने सबसे पहले आंसर दिया और एकदम करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया की सेल। पीतम राजपूत, पहली बार आपका नाम आया है मैम, आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। कुछ आंसर भी करो तभी तो नाम लेंगे, ऐसे ही नाम लेते हैं। केबीसी विनर, सही है, एकदम करेक्ट है। ये बनाया हमने बैक्टीरिया की सेल। ये जो है इसमें डीएनए है जो बिखरा पड़ा है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो डीएनए की पैकेजिंग कौन करेगा भाई? डीएनए को इकट्ठा कौन करके रखेगा, ठीक है। तब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो जो इसमें डीएनए है वो किस फॉर्म में मिलेगा? न्यूक्लियोइड फॉर्म में मिलेगा। हाँ, बैक्टीरिया सेल। अमित भारद्वाज, अतुल, ठीक है भाई, करेक्ट आंसर है आप सभी का, न्यूक्लियोइड डीएनए, ठीक है। ये क्या है? सेल वॉल है, यानी कि कोशिका भित्ति है किसकी? बैक्टीरिया की। ये क्या है? फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला है, जिसकी वजह से ये मूव करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। फ्लैजिला है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? मूव करता है। फ्लैजिला लिख दो या फ्लैजिलम लिख लो, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, फ्लैजिलम लो, LUM, ठीक है। और ये बीच बीच में जो प्रेजेंट है ये क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम। अब देखिए जो इसमें डीएनए प्रेजेंट है, ये मैंने कहा है न्यूक्लियोइड डीएनए, ये वाला जो है, देखो आप अगर देखेंगे प्रोकैरियोटिक में तो जो डीएनए है वो कैसा रहता है? एकदम बिखरा पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए को बांध के रखना,
संकुचित रखना या एक जगह पर इकट्ठा करके रखना। ठीक है, हमने यही तो पढ़ा था कि डीएनए का काम क्या होता है, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है, डीएनए को बांध के रखना या इकट्ठा रखना, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा सेल। अब इस डायग्राम को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, सबको नजर आ ही रहा होगा। चलो हमारा दूसरा डायग्राम आ जाएगा इधर, जो किस में है, यूकैरियोटिक में। ये किस में बना रहे हैं हम, यूकैरियोटिक में बना रहे हैं दूसरा डायग्राम। देखिए छोटा सा बना दे रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ये है हमारे पास इसमें क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल। अब जो मैंने सेकंड डायग्राम बनाया है ना, इसका आप लोग नाम बताएं, इसका नाम बताएं, नाम बताएं इसका जो सेकंड डायग्राम बनाया है, फटाफट से नाम बताएं। ये है हमारे पास क्रोमोसोमल डीएनए। हमने इसे क्रोमोसोमल डीएनए क्यों कहा, कि क्योंकि ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इसमें जो डीएनए पड़ा है इस सेल में, उसको क्रोमोसोम के रूप में इकट्ठा करके रखेगा। इसमें देखिए चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें आपको एक ही पोर्शन में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है उसको क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, क्या कहा है, क्रोमोसोमल डीएनए। बताएं जल्दी, क्लियर। ये मैंने इसका नाम, ये जो हमारे पास डीएनए है, इसको हम क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, हम इसकी पैकेजिंग चाहते हैं। ये जो हमारा डीएनए है, इसकी हम पैकेजिंग चाहते हैं, यानी कि इसको हम एक जगह पर इकट्ठा करना चाहते हैं। मान लीजिए हम इसको क्रोमोसोम के रूप में, मान लीजिए हम इसको क्या, इसके क्रोमोसोम के रूप में इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के रूप में इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के रूप में हम इसे मान लीजिए इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए है ऐसा बिखरा हुआ, हम चाहते हैं कि हम इसको क्रोमोसोम के रूप में इकट्ठा कर लें। ठीक है, हम चाहते हैं इसको हम ऐसे क्रोमोसोम के रूप में इकट्ठा कर लें। तो इसको क्रोमोसोम के रूप में ऐसे इकट्ठा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखो ऐसे हम पूरा चाहते हैं कि हम डीएनए को ऐसा पूरा क्रोमोसोम के रूप में ऐसे इकट्ठे कर लें। ठीक है, हम ये चाहते हैं। तो क्रोमोसोम के रूप में डीएनए को इकट्ठा करने के लिए हमें पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी। किसकी, पैकेजिंग की। अब पैकेजिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, पैकेजिंग के लिए हम यूज कर रहे थे हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, पैकेजिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, हिस्टोन प्रोटीन। पैकेजिंग के लिए हम यूज कर रहे थे यहां पर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, पैकेजिंग के लिए हमने यूज किया है हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो एक डीएनए जो ऐसे लीनियर फॉर्म में है, बिखरा हुआ है, उसको अगर हम पैकेजिंग चाहते हैं क्रोमोसोम के रूप में, तो पैकेजिंग के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रोकैरियोटिक में होता है। अभी हमने पढ़ा है कि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में नहीं होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, बताएं भाई, यहां तक बताएं कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सर्दी से बचे रहें। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।